विद्वान थे। सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के सभा पंडित थे ये। इनका असली नाम था दक्ष भट्ट। लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं कि नहीं? जी सर, लिख रहे हैं सर। इनका असली नाम था, लिख रहे हो ना, दक्ष भट्ट। तो ये उपन्यास की जो नायिका है, एक नायिका है, एक उपनायिका है। ठीक है, नायिका का नाम है निपुणिका। निपुणिका, निपुणिका आयु में इसकी शादी हो गई थी और विधवा हो गई। तो इस में एक कुंठा है कि इसके जीवन में उसे दाम्पत्य सुख नहीं मिला और वह मनुष्य जाति की लड़की है, जिसे दलित जाति या छोटी जाति कहते हैं, तथा कथित छोटी जाति। हम तो नहीं मानते कोई जाति, जाति को ही नहीं मानते, छोटी बड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। जाति जो है इंसान ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। और किसी को एक जाति का नाम देकर जन्म से मृत्यु तक उसको अनादर करना, उससे घृणा करना, उससे अपमानित करना पद पर, ये कहाँ की इंसानियत है? इसको कैसे ईश्वर की कह सकते हैं? ये बहुत ही बड़ी विडंबना है भारतवर्ष में। दूसरी जगह भी जातिवाद है दूसरे देशों में, लेकिन इस तरह नहीं है। वहाँ जातिवाद नहीं, नस्ल नस्ल होता है, काला गोरा इत्यादि इत्यादि। और जर्मनी वगैरह में, जर्मनी फ्रांस, उसमें वंशवाद है, मतलब कबीला, ट्राइब। ट्राइब जो है एक दूसरे से उनका विरोधाभास रहता है। तो खैर, जातिवाद ये जो निपुणिका जो थी वो है अस्पृश्य जाति कन्या है और विधवा है। अच्छा, फिर दूसरी नायिका जो है उपनायिका, उसका उसका नाम है भट्टिनी। भट्ट का स्त्रीलिंग है भट्टिनी। भट्टिनी जो है वो है मगध के राजा, उनका नाम है देवपुत्र तुगल मिलिंद। देवपुत्र तुगल मिलिंद, ठीक है, उनकी बेटी है। उसका असली नाम है चंद्रजीत की। असली नाम है, मतलब माता पिता ने नाम दिया है चंद्रजीत की। और ये भट्टिनी नाम जो है, यह नाम बाणभट्ट ने दिया था, निपुणिका ने दिया था, भट्टिनी कहती थी वो। ठीक है,
और ये लोग एक नाटक का अभिनय करते हैं सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में। उस नाटक का नाम है रत्नावली। रत्नावली नाटक में यह भट्टिनी नायिका के रूप में अभिनय करती है। रत्नावली पात्र का नाम है रत्नावली, जो नायिका है। ठीक है, तो ये जो सर नायिका भट्टिनी कौन जो था? है चंद्रजीत, चंद्रजीत की भट्टिनी, वो एक नाटक का अभिनय करते हैं, रत्नावली नाटक। वो उस नाटक का नामकरण उस नाटक की नायिका के नाम पर किया गया था। तो नायिका का नाम है रत्नावली। कौन सी नायिका? वो नाटक की नायिका। उपन्यास की यह उपनायिका है। ठीक है, क्या बोलते हैं, साइड हीरोइन बोलते हैं ना। साइड हीरोइन बोलने से समझ में आएगा ना। तो चंद्रजीत की जो है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की उपनायिका है। और देवपुत्र तुगल मिलिंद जो राजा हैं मगध के, उनकी बेटी है। दस्यु गण इस लड़की का अपहरण कर लेते हैं। अपहरण करके एक छोटा राजकुल है, हर्षवर्धन का छोटा भाई, उसके यहाँ वो लोग लाके बेच देते हैं उसको। तो कथा प्रसंग में बात आएगी। तो भट्टिनी लिख लिया। भट्टिनी शब्द का अर्थ है, भट्ट शब्द का अर्थ है सम्माननीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, रेस्पेक्टेबल पर्सन। तो उसी तरह से भट्टिनी का अर्थ है सम्मानित महिला। जैसे हम लोग श्रीमान कहते हैं, श्रीमान श्रीमती कहते हैं ना, तो संस्कृत में वह भट्ट और भट्टिनी। ठीक है, अच्छा, इनके देवपुत्र तुगल मिलिंद के एक मित्र हैं जो संत हैं। उनका नाम है आचार्य सुगत भद्र। आचार्य सुगत भद्र। ठीक है, अच्छा, निपुणिका के पास क्या लिख लीजिए। सर क्या नाम था? हाँ, आचार्य 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 सुगत, सु बढ़िया, अच्छा, गत, गत भद्र, सुगत भद्र। अच्छा, निपुणिका के पास लिख लीजिए। वह भी रत्नावली नाटक में वह भी अभिनय करती है। उसमें जो पात्र, जिस पात्र का अभिनय करती है ये, उस पात्र का नाम है वासव दत्ता। वासव दत्ता। ठीक है, और निपुणिका को बाणभट्ट प्यार से न्यूनिया कहते हैं। न्यूनिया। ठीक है, जैसे राम को रामू, श्याम को श्यामू, ऐसे बोलते हैं ना बुलाते समय, जैसे निपुणिका को वे न्यूनिया कहते थे प्यार से। तो निपुणिका है, बाणभट्ट की एक नाट्य मंडली थी अपनी। वो नाटक लिखते थे और अभिनय करते थे, निर्देशन देते थे, खुद भी अभिनय करते थे। उस नाट्य मंडली में ये निपुणिका नायिका के रूप में काम करती थी।
विधवा लड़की थी, उसको काम चाहिए, और यह अभिनय में निपुण थी, इसलिए उसे नाट्य मंडली में नौकरी मिली थी। वो काम करती थी बाणभट्ट के साथ। अच्छा, उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन है, और जो बाणभट्ट जो हैं, उन्होंने जो काव्य लिखे हैं, ये तो ऐतिहासिक पात्र है ना सारे। कादम्बिनी उन्होंने लिखी है, और हर्षचरित और कादम्बिनी, ये दो ग्रंथ बाणभट्ट की रचनाएं हैं। अच्छा, राजा कृष्णदेव हैं एक पात्र। राजा कृष्णदेव वे जो छोटा राजकुल है, बड़ा राजकुल कौन सा है? हर्षवर्धन का, बड़े भाई का। अब छोटा राजकुल जो है, छोटा राजकुल का जो राजा है, जिसने बंदी बना रखा है किसको? भट्टिनी को। उसके बड़े भाई हैं कौन? राजा कृष्णदेव। बात समझ रहे हैं क्या? मान लीजिए चाचा ताऊ का अलग अलग राज्य है, ठीक है? तो चाचा के भी बच्चे हैं, ताऊ के भी बच्चे हैं, ठीक है? तो इनके भाई गण अलग अलग, उनके भाई गण अलग अलग, लेकिन उनमें खून का रिश्ता है, हर्षवर्धन और छोटा राजकुल। समझ में आया? तो छोटे राजकुल का जो राजा है, उसका नाम उसमें उपन्यास में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन छोटा राजकुल लिखा है। लेकिन राजा कृष्णदेव राय का नाम आता है, वे उसके बड़े भाई हैं। किसके? छोटे राजकुल का जो राजा है, वो भी राजा हैं। अलग अलग इलाका दे दिया जाता है ना भाइयों को, ये क्षेत्र तेरा है, ये क्षेत्र मेरा है, इस तरह से बांट दिया जाता है। तो राजा कृष्णदेव, समझ गए? ये सब ऐतिहासिक पात्र हैं सारे। और उसके बाद काल्पनिक पात्र आते हैं। भैरव बाबा, जो कापालिक सन्यासी हैं, भैरव बाबा। और एक नारी पात्र है, बहुत ही अहम भूमिका है इनकी इस उपन्यास में। उनका नाम है महामाया। यह महामाया जो है, इनका भी चरित्र कुछ भट्टिनी जैसा है। भट्टिनी को जिस तरह से दस्युओं ने अपहरण कर लिया था, उसी तरह से महामाया जो है, वो बचपन में उसको दस्यु लोग अपहरण कर लिए थे, करके महाराज ग्रह वर्मा के हाथों बेच दिया। और ग्रह वर्मा ने उस लड़की से शादी कर ली जबरदस्ती, जिसमें महामाया खुश नहीं थी। वो रानी तो थी, लेकिन खुश नहीं थी। उसे देश की चिंता थी, गरीब लोगों की चिंता थी उसे। तो उसने राजपाट त्याग करके वो सन्यासिनी बन जाती है, और भैरव बाबा के संग घूमने लगती है जगह जगह। देश की आज़ादी के लिए सन्यासिनी बन गई वो, ठीक है? यह जो दौर था, ये उस समय
जो क्या कहते हैं, ये कहानी जो है ये 7वीं शताब्दी की है। कहानी जो है 7वीं शताब्दी की कथा है, लेकिन लिखी गई कब है? लिखी गई है बाद में, बाणभट्ट ने लिखा है। तो उपन्यास में 7वीं शताब्दी की घटनाओं का वर्णन है। तो उस समय मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था। आपको यह है कि मध्य युग का इतिहास, और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपनी जनता की सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए ये महामाया और भैरव बाबा घूम घूम कर लोगों को जागृत करते थे। अपने कर्मकांड करते थे, ये जो भी करना है, लेकिन उसी कर्मकांड के बीच में ये लोगों को, जो जैसे आजकल कथावाचक हैं, कथावाचक लोग खूब कमा नहीं रहे हैं क्या? वैसे ही कथा जो ये कर्मकांड करते थे, उसमें कथा करते करते ये देश की जनता को जागृत करते थे कि अपनी सुरक्षा जो है आप लोगों के अपने हाथों में है। राजा कुछ सैनिकों को लेकर आपकी कितनी सुरक्षा कर सकेगा? जब लाखों करोड़ों लोग, जनता हाथ में तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी, तो दुश्मन जो है वो देख कर ही अपने आप भाग जाएगा। इस तरह की बातें ये करते थे। आप इग्नू की जो आपकी पुस्तक है उसमें बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसमें ये महामाया उद्बोधन देती है लोगों को, और किस तरह से ओजस्वी भाषण वो देती है लोगों को जागृत करने के लिए। फिर एक है मदन श्री महिला। मदन श्री नाम की एक नारी पात्र है। वह कौन है? उज्जैनी की नगर वधू। उज्जैनी नगर, उज्जैनी जो है वो सांस्कृतिक शहर है। उस शहर की वो नगर वधू है। नगर वधू का मतलब समझते हैं? उन दिनों जो नगर की बहुत ही सुंदर लड़की, जो राजा और आम जनता का मनोरंजन करने के लिए वो नृत्य संगीत पेश करती है, वो है जो प्रदर्शन होता है, उसमें आम जनता को भी अनुमति है, इसलिए उसको नगर वधू कहते हैं। तो नगर वधू जो है उसका शारीरिक शोषण भी होता था राजकुल की ओर से, और उसका पेशा था लोगों का मनोरंजन करना नृत्य संगीत के माध्यम से। तो जो नगर वधू थी वह बाणभट्ट की ओर आकर्षित थी मन ही मन। मन ही मन वो बाणभट्ट के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी, लेकिन यह जो भाव था वो क्षणिक था। निपुणिका के जैसे उसमें क्या कहते हैं, शुद्धता नहीं थी। और ठीक है, ये पात्रों का परिचय मैंने बताया। और कुछ पात्र हैं, मैं कथा प्रसंग में उनके बारे में बताऊंगा। इसमें नारी पात्रों की संख्या थोड़ी अधिक है इस उपन्यास में। अब हम लोग कथा प्रसंग के ओर चलते हैं। आत्मकथा वह रचना होती है जिसे लेखक अपने जीवन की कहानी जिसमें लिखता है, लेकिन यह उपन्यास जो है यह आत्मकथा नहीं है, ये एक जीवनी उपन्यास का जैसा है। जीवनी उपन्यास का जैसा है
जिसका नाम रख दिया गया बाण भट्ट की आत्मकथा, मतलब बाण भट्ट का जीवन चरित्र है ये। इसमें 20 अध्याय हैं, 20 खंड हैं, इसको लिख लीजिए, जरूरी है। एक एक खंड को या एक एक अध्याय को ये इन्होंने, लेखक ने उच्छ्वास नाम दिया है। उच्छ्वास, 20 उच्छ्वासों में बटी है यह रचना। रचना की जो भूमिका क्या है ना, ऑस्ट्रिया जो देश है, ऑस्ट्रिया, वहां से एक महिला पर्यटक, 68 वर्षीय महिला, मतलब समझ रहे हैं ना, मेरी उम्र की महिला समझ लो, सर वो है, कितने खंड थे? आई थी भारत। भारत, हाँ बेटा। सर उच्छ्वास जो बताए थे वो कितने खंड की थी सर? हाँ, हेलो सर। सर जो उच्छ्वास नाम बताए आप, वो कितने खंड की थी सर? हेलो, जी मोड़े सर। क्लास में उठा हुआ जी। हाँ, आठटा पर्यंत मोर क्लास अच्छी। वो लेडी कैथराइन जो, ठीक है, सुनाई दे रहा है? मैं मोबाइल खिड़की से उठा लाया ना, वो कॉल आया था तो इसलिए कट गया। तो वो कैथराइन भारत भ्रमण करते समय उसे कहीं पर एक पांडुलिपि, पांडुलिपि समझते हैं ना, हाथ का लिखा हुआ कुछ कागज, कोई रचना, आपने कविता लिखी है या कहानी लिखी है या उपन्यास लिखा है कागज पर, जो हस्तलिखित जो वो होता है रचना, उसको पांडुलिपि कहते हैं। समझ में आया? पांडुलिपि, पांडुलिपि, एक पांडुलिपि कहीं पर उसको पड़ी हुई मिली और उसको वह उठा लाती है और पूछ पूछ कर वह हिंदी विभाग के अध्यक्ष जो हैं आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी, उनको ला करके वो देती है कि इसकी उपयोगिता आप ही लोगों के लिए हो सकती है, हम इसका क्या करेंगे। तो इस उपन्यास में ये कैथराइन जो है इनके बारे में जिक्र है, शुरू में और अंत में, ठीक है। तो कुछ आलोचकों का कहना है कि इस उपन्यास में कैथराइन का जीवन दर्शन दर्शाया गया है, लेकिन यह बात ऐसे खींचतान करके किसी ने किसी चीज को भरना ठीक नहीं है। बाणभट्ट के बारे में जो 7वीं शताब्दी की कथा है उसके बारे में इस उपन्यास में वर्णन है। ये पूर्णतः ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसमें कुछ काल्पनिक पात्र जोड़े गए हैं, लेकिन अधिकांश घटनाएं जो हैं वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसलिए इसको हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं। तो इसमें 7वीं शताब्दी की कथा है, इसमें इतिहास भी है, कुछ कल्पना भी है। कल्पना क्या है? जो भैरव बाबा और वो महामाया, उनके द्वारा गांव गांव घूमकर लोगों को जागृत करना, ये करना, ये सब काल्पनिक कथाएं हैं। लेकिन जो हर्ष हर्ष
चरित में जो चीज़ें आती हैं, ये जो भट्टिनी, छोटा राजकुल, उसको बंदी बनाना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अच्छा, तो हर्षवर्धन सम्राट थे और बाणभट्ट उनके सभा पंडित थे। लेकिन बाणभट्ट से पहले हर्षवर्धन के की सभा में उनके पिताजी, बाणभट्ट के पिताजी जो थे, वो सभा पंडित थे। तो बात ऐसी हुई कि इनका जो जन्म था, ये वात्स्यायन परिवार में, वात्स्यायन वंश में जन्म हुआ था। वात्स्यायन जो है वो ब्राह्मण कुल का एक मतलब क्या बोलते, शाखा है। वो क्या कहते हैं उसको, जैसे गोत्र होता है ना, नाग गोत्र, वो हाँ अलग अलग गोत्र होते हैं। तो ब्राह्मणों में एक वात्स्यायन गोत्र भी है। वात्स्यायन एक ऋषि थे, तो उन ऋषि के जो वंशज हैं, वो उनका गोत्र वात्स्यायन के नाम से चलता है। तो वात्स्यायन वंश में जन्मे जो पिता, बाणभट्ट के पिता, बहुत प्रकांड पंडित थे। लेकिन बाणभट्ट का स्वभाव थोड़ा अलग था। मस्खरा मिजाज समझते हैं, हास्य करना, मजाक करना, घूमना फिरना, ठीक है ना, ये सब उनका स्वभाव था। जो कि पंडित, जो क्या कहते हैं ब्राह्मण कुल में, उनका चरित्र क्या होना चाहिए? अध्ययन पिपासु, स्वाध्याय, धीर शांत स्वभाव, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो थे बाणभट्ट, बचपन में ये बहुत ही घुमंतु, हाँ घूमने फिरने में इनका बड़ा शौक था और घूमते थे, घूमा फिरी करते थे और बहुत बातूनी थे। तो इसलिए ये बाणभट्ट को इस बात का एहसास भी था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पिताजी इतने बड़े पंडित हैं, जिनका डंका बजता है समग्र भारतवर्ष में, और मैं इस प्रकार का लड़का हूँ, मैं अपने वंश के योग्य नहीं हूँ। उनके मन में एक कुंठा थी कि मेरी योग्यता नहीं है इस वंश का उत्तराधिकारी कहलाने का, ठीक है। तो वो क्या करते थे, लेकिन वो ऐसा समझते तो थे, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी कलाओं का निवास था। बहुत प्रकार की कलाएं उन्होंने अधिकार कर ली थी। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मैं कितना पहुंचा हुआ हूँ या मेरा ज्ञान का दायरा कहाँ तक है। तो इसलिए वो अपने आप को थोड़ा अलग थलग रखते थे। अपने अंदर जो एक हीन भावना थी, उसके कारण वो अलग थलग रखते थे, नाट्य मंडली बनाते थे, घूमा फिरी करते थे। तो अपने कुलीन परिवार के सम्मान के योग्य नहीं समझते थे वो बाणभट्ट। लेकिन वास्तव में बहुत सारी कलाओं में वो पारंगत थे। कौन सी कलाएं ना, उन्हें ज्ञान था वनस्पति विज्ञान, जो भेषज विज्ञान, औषधि, आयुर्वेद, ठीक है, साहित्य, नाट्य शास्त्र, नाट्य विधा, लिख लीजिए, वनस्पति विज्ञान, साहित्य, नाट्य कला, नाट्य लेखन, और पशु पक्षियों की बोली वो समझ लेते थे। पशु पक्षियों की बोली वो समझ लेते थे, और बहुत बड़े लेखक थे वो, जिसका एहसास, वो कितना उनका अपना बड़प्पन जो है उसको वो नहीं समझ पाते थे। तो
अपने इन गुणों के कारण उन्हें लोग चाहते भी थे, जाके लोगों के बीच बैठना, उनसे हंसी मजाक करना, नाटक लिखना, नाटक खेलना। तो लोग इसलिए उनकी बड़ी इज्जत करते थे। किसकी? बाणभट्ट के बारे में बात हो रही है। और वाक्पटु थे, बातें करने में बहुत उस्ताद थे वो। हाँ, किसी भी बात को, किसी को भी आसानी से वो क्या कहते हैं उसको, अपने वश में कर लेते थे। बातें करने में बहुत माहिर थे। तो इस तरह से एक बार क्या होता है कि ये जो क्या कहते हैं, ये निपुणिका उनकी नाट्य मंडली में काम करती थी। तो वह बाणभट्ट का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था, देखने में बहुत ही सुंदर सुदर्शन युवक थे और बड़े कलाकार थे। तो कोई भी, स्वाभाविक है कि कोई भी लड़की उनके प्रति स्वतः आकर्षित हो जाए। और निपुणिका चूंकि उनकी नाट्य मंडली में थी और उसके बाल विधवा थी, बाल विधवा होने के कारण उसके मन में एक यौन कुंठाएं भी थी, लेकिन वह प्रकट रूप में कुछ बोल नहीं पाती थी बाणभट्ट के सामने। क्या कहते हैं उसको, एकांगी प्रेम, एक तरफा। बाणभट्ट को पता नहीं है कि यह मुझे मन में, इसके मन में मेरे प्रति प्रेम भाव है। निपुणिका का प्रेम एक तरफा था। तो बात बात में एक बार क्या हुआ, उसने, बाणभट्ट ने निपुणिका का मजाक उड़ा दिया। मतलब हंसी मजाक करते हैं ना बैठकर मंडली में, तो निपुणिका ने कुछ कहा और उसका इसने खिल्ली उड़ा दी उसकी। तो उससे मर्माहत होकर निपुणिका को लगा कि मेरा ये अपमान कर रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और वो मंडली छोड़कर चुपचाप छुपकर निकल जाती है। तो जब बाणभट्ट को पता चलता है कि निपुणिका नहीं है, वो उसको बहुत ढूंढते हैं। उन्होंने अपनी नाट्य मंडली तोड़ दी, अपना जो व्यवसाय था उसको बंद कर दिया और निपुणिका के प्रति अपने जो उपहास के एहसास के कारण जो उनके मन में एक, क्या बोलते हैं उसको, एक गलती का एहसास, उसके कारण वो उसको लगातार ढूंढ रहे हैं कि एक विधवा लड़की है, माता पिता नहीं है और वो न जाने कहाँ गई, कैसे रहेगी, कैसे जिएगी। इसलिए इस चिंता में वो उसकी तलाश में घूमते हैं। लेकिन उसके, बाणभट्ट के मन में उसके प्रति कोई प्रेम जैसा शारीरिक आकर्षण नहीं है, लेकिन एक सात्विक भावना है जिसको हम लोग धर्म की, मनुष्य का जो पवित्र धर्म है, कर्तव्य, वो कर्तव्य की भावना से उसको ढूंढते फिरते हैं। अच्छा, एक बात मैं बोलना भूल गया, ये बाणभट्ट भी बचपन में जब बहुत छोटे थे उनकी माता का देहांत हो गया था और बाणभट्ट की उम्र जब 14 वर्ष की थी तब बाणभट्ट के पिताजी का भी देहांत हो गया था। तो एक तरह से ये भी, बाणभट्ट भी क्या कहते हैं, माता पिता के स्नेह से वंचित थे, लेकिन अपने मस्खरे मिजाज के कारण वो लोगों में घुल मिलकर वो अपना समय निकाल लेते थे। तो निपुणिका को ढूंढते ढूंढते वो बाणभट्ट जाकर कहाँ पहुंचते हैं, स्थानेश्वर, लिख लीजिए, स्थानेश्वर नाम के
जगह पर वो पहुंचते हैं और वहां अचानक उन्हें निपुणिका दिखती है। बाजार में वह पान बेच रही है, पान पान पत्ता, ठीक है ना, पान बेचती हुई निपुणिका दिखाई देती है। और उन्हें वो जाकर उससे मिलते हैं और निपुणिका बहुत खुश होती है और ये अपने उपहास के लिए उससे क्षमा मांगते हैं। और निपुणिका काल विलंब नहीं करके वो तुरंत बोलती है कि उचित समय पर आपके दर्शन मिले और हाँ, एक देव मंदिर का उद्धार करना है। हाँ, मैं कोई साथी ढूंढ रही थी लेकिन आप तो आ गए, और एक देव मंदिर का उद्धार करना है। देव मंदिर का अर्थ क्या है कि जो बाण भट्ट है, ये है इनके मन में नारी जाति के प्रति बड़ा सम्मान है, सम्मान की भावना इनके मन में है। और नारी के शरीर को देव मंदिर कहते हैं। ये नारी की आत्मा अगर देवता है तो उसका शरीर जो है वो मंदिर है, देवता का मंदिर। तो नारी के लिए ये देव मंदिर शब्द का उपयोग करते थे बाण भट्ट। तो निपुणिका कहती है कि एक देव मंदिर का उद्धार करना है, तुरंत चलिए। तो ये समझ जाते हैं बाण भट्ट की देव मंदिर का अर्थ है कोई नारी, कोई महिला संभवतः संकट में है, उसको बचाना है। ये समझ जाते हैं, समझदार को इशारा काफी। और वहां निपुणिका बाण भट्ट को सारी कथा सुनाती है कि कैसे दस्युओं ने अपहरण करके एक राजकुमारी को छोटे राजकुल के यहाँ बेच दिया है और वह लड़की वहाँ बंदिनी बनकर है और उसको उसके चंगुल से उद्धार करना है। और आज का दिन जो है वो सर्वोत्कृष्ट दिन है, क्योंकि राजकुल में, छोटे राजकुल में आज उत्सव है। उत्सव क्या है ना, उत्सव यह है कि जितनी लड़कियां हैं उनके बंदी गृह में या उसके कब्जे में, किसके, छोटे राजकुल के कब्जे में जितनी महिलाएं हैं, वो सारी की सारी महिलाएं क्या करेंगी, सज धज कर वो नृत्य प्रदर्शन करेंगी राजकुल राजा के दरबार में। तो बंदी गृह मुक्त हो जाएगा और सभी महिलाएं लाई जाएंगी सज धज कर। तो ये लेके जाती है इसको, किसको, बाण भट्ट को एक महिला का वेश बनाकर। ये तो नाटककार तो अभिनय तो करते ही थे, तो इन्हें एक नारी का भेष बनाकर वो निपुणिका साथ ले जाती है। निपुणिका जो है वहाँ राजकुल में परिचारिका का काम करती है। परिचारिका समझते हैं ना, सेवा जो करते हैं, ये पानी ला देना, ये करना, वो करना। हाँ, राजा के परिवार में परिचारिका सब सारा काम करेंगी जैसा वो आदेश मिलेगा। तो ये ले जाती है, ले करके उधर से वो आती है, कौन, वो जो क्या नाम है उस लड़की का, भट्टिनी का, चंद्रजीत की, ठीक है ना, चंद्रजीत की बंदिनी थी। तो उसको लेकर आते हैं। तो
राजकुमारी बाणभट्ट से मिलती है, और बाणभट्ट का जब ये निपुणिका बाणभट्ट का परिचय करवाती है, वो तो स्त्री के भेष में गया है बाणभट्ट, लेकिन चूंकि उसका उद्धार करना है लड़की का, इसलिए वो चुपके से बाणभट्ट का असली परिचय वो राजकुमारी को बताती है कि ये नारी के भेष में आए हैं, आपको हम लोग साथ ले जाएंगे यहाँ से निकाल कर, और ये ऐसे ऐसे हैं, बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान हैं, और इनकी सहायता हमारे लिए बहुत ही, ऐसे समझाया उसने। तो जब असली परिचय पाती है लड़की, तो उसको थोड़ा संकोच मन में आता है, लेकिन वह चूंकि क्या कहते हैं, निपुणिका उनके ऊपर भरोसा जता रही है, और उनका परिचय जो दिए है कि ये लड़की को देव मंदिर कहते हैं, इनके मन में नारी के प्रति बहुत सम्मान है, और ये मिल गए हैं, ये अभी सहायता करेंगे, तो उसके मन में भरोसा भी, संकोच तो होता ही है, लेकिन साथ साथ वो भरोसा भी कर लेती है। और वो लोग क्या करके उसको ले जाते हैं बचाकर, हाँ, सबकी नजरें छुपाकर। महिलाएं चारों ओर घूम रही हैं, वो ये भी महिला है, वो भी महिला है, तो उस लड़की को ये लोग ले जाते हैं नगर के बाहर। स्थानेश्वर जो शहर है, शहर के बाहर एक मंदिर है, मतलब परित्यक्त मंदिर, चंडी मंदिर है, उस मंदिर में उसको ले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो ले जाने के बाद वहाँ बैठकर विचार विमर्श होता है, आगे क्या करेंगे, किस तरह से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। यहाँ रहना तो थोड़ा संकटपूर्ण होगा, छोटा राजकुल, छोटा राजा तो जरूर ढूंढेगा। तो चंद्रजीत की कहती है, उसको पता चलता है कि आचार्य सुगत भद्र वहीं पास में कहीं पर उन्होंने डेरा डाला हुआ है, आचार्य सुगत भद्र। तो उसने कहा कि ये आचार्य सुगत भद्र यहाँ हैं, वो तो मेरे पिता के मित्र हैं, मेरे पिता के मित्र हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप उनको मेरी सूचना दे दीजिए, वो सारी व्यवस्था कर देंगे। बात समझ में आई? तो बाणभट्ट जाकर के आचार्य सुगत भद्र से मिलते हैं, मिलकर उनको संदेश देते हैं कि चंद्रजीत की जीवित है और आपकी सहायता चाहती है। तो ठीक है, तो ये बहुत ही खुश हो जाते हैं, और वे कहते हैं एक मिनट में थोड़ा हाँ। तो आचार्य सुगत भद्र सूचना देते हैं किसको? कृष्णदेव राय, जो कृष्णदेव बड़े भाई हैं, किसके? छोटे छोटे राजा के बड़े भाई हैं कृष्णदेव। तो
तो ये बात ये मना करती है, कौन, चंद्रजीत की मना करती है कि नहीं नहीं, उसको सूचना नहीं देनी है। आखिर वही तो, उसी का छोटा भाई तो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो उसके बड़े भाई को बोलेंगे तो क्या फायदा होगा। लेकिन आचार्य सुगत भद्र ने कह दिया इसको, चंद्रजीत को, ठीक है उनको नहीं बताएंगे, हम दूसरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन वे चुपके से उनको बताते हैं कृष्णदेव को। वो बहुत न्यायपरायण राजा थे और उन्हें बड़ा दुख होता है कि भाई एक राजकुमारी मुझ पर शक कर रही है। लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि जिसका छोटा भाई स्वयं अपराधी हो, उसके बड़े भाई के प्रति शंका कैसे नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं, चुपके से व्यवस्था कर देते हैं कि आप लोग तीनों, हाँ कौन, बाणभट्ट, निपुणिका और चंद्रजीत की, आप लोगों को मैं मगध भेज देती हूँ, मैं मगध भेजने की व्यवस्था कर देता हूँ। आप लोग चुपके से निकल जाइए और सैनिकों के संरक्षण में तो उनको भेज दिया जाता है। लेकिन बाद में आचार्य सुगतभद्र उन्हें पीछे से समाचार भेजते हैं, ये लोग जा रहे हैं कहाँ, मगध। मगध का उनका पिता का राज्य है, किसका, ये जो निपुणिका के पिता, क्या नाम है उनका, देवपुत्र तुगल मिलिंद, उनके पास। फिर आचार्य सुगतभद्र सोचते हैं कि अगर ये लोग जाते हैं वहाँ और उन्हें पता चलेगा कि हर्षवर्धन के राज्य में, हाँ छोटे राजकुल में ऐसे ऐसे बंदिनी थी, तो हो सकता है कि राष्ट्र में आपस में विग्रह हो जाए, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो वो मना कर देते हैं कि आप वहाँ मत जाइए, ठीक है, कहाँ, मगध मत जाइए। और उन्हें बीच में रास्ते में रोक लेते हैं, भद्रेश्वर नाम के स्थान में बीच में रोक लेते हैं और बोलते हैं कि आप मगध मत जाइए, वहीं रहिए। इस तरह से उनकी कोई दूसरी व्यवस्था करने के चक्कर में वो आचार्य सुगतभद्र ने कहा। और वहाँ भद्रेश्वर में, ठीक है, भद्रेश्वर में वहाँ मिलते हैं कौन, ये जो महामाया और भैरव बाबा। वहाँ ये लोग डेरा डाले हुए हैं ये दोनों। तो वहाँ उनका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ये लोग जाते हैं। तो इस बीच क्या होता है, ये जो राजकुमारी जो है बहुत सुंदर है, और चूंकि राजकुमारी का उद्धार किसने किया, बाणभट्ट ने उद्धार किया बंदी गृह से। तो वो लड़की जो है उसके मन में आकर्षण पैदा हो जाता है बाणभट्ट के प्रति। अब बाणभट्ट के प्रति दो लड़कियां आकर्षित हैं। एक आकर्षित है पहले से निपुणिका, उसके मन में सात्विक प्रेम है। और ये जो चंद्रजीत की है, यह भी आकर्षित हो जाती है। और बाणभट्ट के मन में भी ये चंद्रजीत की के प्रति बाणभट्ट जो क्या बोलते हैं, निपुणिका बाणभट्ट को भट्ट कहती है और उस लड़की को कहती है भट्टिनी। चंद्रजीत की को वो भट्टिनी कहती है, मतलब सम्मान से, जैसे श्रीमती जी हम लोग कहते हैं, उस संस्कृत में भट्टिनी। तो वहां जब पहुंचते हैं भैरव बाबा और महामाया के
इसमें कार्यक्रम में, तो ये लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो ये निपुणिका और भट्टिनी, इनके साथ महामाया बात करती है, और भैरव बाबा बात करते हैं किससे? बाणभट्ट से। तो वहां पर ये तो त्रिकालदर्शी हैं भैरव बाबा, तो भैरव बाबा कहते हैं कि जिस देव मंदिर की तू पूजा करता है, जिस देवता की तू पूजा करता है, मतलब उनको पता चल जाता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से आकर्षित हो गए हैं, तो वो सावधान कर देते हैं बाणभट्ट को, क्योंकि वो विद्वान आदमी है। जिस देवता की तू जिस देवता के ओर तू आकर्षित है उसकी पूजा कर। वो ठीक सही वाक्य मुझे याद नहीं आ रहा है, आपकी पुस्तक में है, मैं आपको बता दूंगा कल। तो वो कहते हैं, उसको आगाह कर देते हैं कि तू जिसके प्रति तेरे हृदय में तू बैठा रखा है उसकी पूजा कर, उस देवता की तू पूजा कर। तो इस तरह से वहाँ पर भाषणबाजी होती है। वो जो महामाया लोगों से स्वाधीनता संग्राम में अवतीर्ण होने के लिए वो करती है। ये सब जो है ये काल्पनिक घटनाएं इस उपन्यास में डाली गई हैं। तो अब यहाँ हो गया अच्छा, देखिए यहाँ पर अब तात्विक विवेचन में हम लोग आते हैं। उसके बाद वो लोग लौट आते हैं, वहां से लौट आकर के हर्षवर्धन के राज्य में लौट आते हैं वापस, और वहाँ छोटे राजकुल में नहीं जाते हैं, हर्षवर्धन के राज्य में जाते हैं। हर्षवर्धन के दरबार में ये रत्नावली नाटक का वो होता है, और वो हर्षवर्धन भी जब बाणभट्ट को आया हुआ देखते हैं तो वो आनंद पूर्वक उसे अपने, तो उसके पिताजी जो सभा पंडित थे, तो बाणभट्ट को वो सभा पंडित के रूप में नियुक्त कर देते हैं। घूम घाम के वापस आ जाता है तो नियुक्त कर देते हैं, और वहाँ पर ये नाटक तो लिखते ही थे पहले से, फिर से नाट्य मंडली शुरू करते हैं। और इस नाट्य मंडली में अभी 2 महिलाएं हैं, एक निपुणिका है, एक भट्टिनी है। तो रत्नावली नाटक का मंचन होता है, और मंचन उसमें त्रिकोणीय प्रेम दिखाया जाता है। त्रिकोणीय प्रेम मतलब नायक 1, नायिकाएं 2। तो उसमें उस नाटक में दर्शाया जाता है कि जो रत्नावली है, रत्नावली नायक के प्रति बहुत अधिक आकर्षित है, और नायक भी रत्नावली को चाहता है। रत्नावली की भूमिका में कौन है? भट्टिनी। तो एक तरह से जो वस्तु स्थिति जो थी इनमें आपस में जो संपर्क था, वही संपर्क, उसी संपर्क को लेकर वो नाटक लिखा गया है। और उसकी परिणति क्या होती है नाटक में कि चूंकि निपुणिका भी प्रेम करती है बाणभट्ट से, लेकिन उसने कभी प्रकट भाव से कहा नहीं, और बाणभट्ट के मन में निपुणिका के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। इसलिए उस नाटक में क्या होता है, वो जो जिस जो क्या कहते हैं उपनायिका, जो उपन्यास की नायिका है, वो रत्नावली नाटक में उपनायिका है। समझ गए?
उपन्यास की जो उपनायिका है भट्टिनी, वह रत्नावली नाटक में नायिका है। तो वो बीमार हो जाती है, कौन, और जो उपनायिका, उपनायिका बीमार हो जाती है और अंतिम शैया में पड़े हुए वह नायिका का हाथ नायक के हाथ में सौंप देती है। ठीक है, तो सौंप देती है तो फिर वो दोनों निकलते हैं वहां से, कौन, नायक नायिका निकलते हैं। तो उस समय वो वहां से चले जाना चाहते हैं हर्षवर्धन के राज्य से। नाटक खत्म होता है, लेकिन नाटक खत्म होते ही ये दोनों वहां से निकल जाना चाहते हैं। तो आचार्य सुगतभद्र उन्हें रोकते हैं। और वो जो नाटक का अंतिम दृश्य है उसमें क्या कहते हैं, चंद्रजीत की को रोक लेते हैं आचार्य सुगतभद्र। बाणभट्ट अकेले जाता है बाहर। तो ये भट्टिनी बोलती है धीरे से, जल्दी लौटना, हाँ, जल्दी, धीरे से कहती है जल्दी लौट कर आना। बाणभट्ट भी मन ही मन कहता है क्या मेल होगा, मतलब क्या फिर से हम आएंगे और उनसे हमारी मुलाकात हो सकेगी, वो मन ही मन सोचता है। तो इस तरह से ये उपन्यास है। इसमें प्रेम का सात्विक रूप है। नारी पात्र भट्टिनी, निपुणिका और एक सुचरिता है। सुचरिता लड़की मैं बताऊंगा आपको। ये लोग सब भट्टिनी, निपुणिका, सुचरिता, महामाया, निपुणिका, सुचरिता, महामाया काल्पनिक पात्र हैं। भाषा में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा है वह संस्कृत गर्भक है, समझने के लिए थोड़ा कठिन है। तत्सम शब्द से बोझिल भाषा है उनकी। बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनकी भाषा आप देखेंगे, उनके जो कहानियां हैं, ललित निबंध हैं, हर रचना में उनकी भाषा जो वो है वो जन भाषा नहीं है, संस्कृत गर्भक भाषा है, अलंकारिक भाषा है। और विशेषणों का, अलंकारों का, विशेषणों का, गद्य रचना होने पर भी उसमें अलंकार और विशेषण शब्दों का की भरमार है। उसको लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर समझना है। कहीं व्युत्पत्ति है, कहीं परोक्ष रूप से कहा जाता है। ठीक है, तो इस उपन्यास को पढ़ने के लिए धीरज चाहिए। क्यों धीरज चाहिए? क्लिष्ट कठिन शब्दावली है, उसको समझ ही नहीं सकेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन चूंकि पहुंचे हुए पंडित हैं, विद्वान हैं, इसलिए इस रचना को हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ये रचना। तो इसमें देखिए 7वीं शताब्दी में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत खराब थी। नारी जाति की स्थिति सदियों से मतलब दयनीय रही है। यद्यपि नारी का विद्वान वर्ग में, विद्वानों के क्षेत्र में नारी का बहुत सम्मान था अतीत में, लेकिन जो आम जनता के बीच नारी की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे महामाया, उसका अपहरण हो जाता है, उसके ला करके राजा के पास भेज देते हैं। ये भट्टिनी का अपहरण हो जाता है, उसको ला के राजा के पास दस्यु भेज देते हैं। ये सब चीजें जो है ये उस समय बहुत अधिक होता था। और ये जो महामाया है, हाँ, सुचरिता जो है उसका पति, वो भी बाल विवाह, यहाँ बाल विवाह का जिक्र है।
देखिए सुचरिता, ये जो निपुणिका का बाल विवाह हुआ, ये जो भट्टिनी छोटी बच्ची है उसका अपहरण हुआ, उसका विवाह नहीं हुआ है। लेकिन ये जो महामाया, उसका भी अपहरण हुआ था बचपन में, और उसको राजा ने जबरदस्ती उससे शादी कर ली, और वो राजपाट छोड़कर, रानी होते हुए भी राजपाट छोड़ करके भाग आई और सन्यासिनी बन गई। तो महामाया जो है रानी होते हुए भी बहुत दुखी है। उसके बावजूद उपन्यास का उद्देश्य नारी का सम्मान है। इस संपूर्ण उपन्यास में कहीं भी शारीरिक शारीरिक आकर्षण तो है, लेकिन उनका मिलन कहीं नहीं होता है किसी का। इसका जो निपुणिका का आकर्षण जो है वो सात्विक आकर्षण है। हो सकता है कि शारीरिक आकर्षण भी हो, लेकिन अगर शारीरिक आकर्षण होता तो वह जरूर बोल देती कभी, या किसी इशारे से ये समझ गया होता बाणभट्ट। लेकिन यहाँ भट्टिनी के क्षेत्र में भी दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम होने के बावजूद उनका मिलन नहीं होता है, वह सात्विक ही रहता है। निपुणिका अस्पृश्य जाति से होते हुए भी प्रेम की पराकाष्ठा को अच्छी तरह समझती है, और वह जो रत्नावली नाटक में वह एक सच्चाई के स्तर पर वो अभिनय करते हुए निपुणिका, उसकी मौत हो जाती है रत्नावली नाटक में। नायिका का हाथ नायक के हाथ में देते हुए, वो तो बीमार थी, नाटक में बीमार थी, लेकिन वो उस अभिनय को करते करते इतनी भावुक हो जाती है कि उसके अंदर जो त्याग की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये उपन्यास में निपुणिका की मौत हो जाती है। ठीक है। तो बाणभट्ट से निपुणिका का प्रेम सात्विक है। भट्टिनी को आजादी का प्रतीक माना गया है। भट्टिनी बंदिनी थी, उसको मुक्त कर लिया गया, फिर उसको भेज रहे थे कहाँ, मगध। लेकिन देशी राजाओं में आपस में विग्रह ना हो, इसलिए उसको वापस बुला लिया जाता है, और उसमें वह सहयोग भी करती है। देश की आज़ादी के लिए वह अपनी जो प्रतिशोध की भावना न रख करके वह इन लोगों से सहयोग करती है, बाणभट्ट से और आचार्य सुगतभद्र से। और हाँ, सुचरिता जो है यह परिचारिका है किसकी, राजा की। ये जो छोटे राजकुल में परिचारिका है, वो उसका पति, उसको बचपन में ही बाल विवाह हुआ था, वो पति उसको छोड़कर चला जाता है, और सुचरिता चाहती तो उसका स्खलन होता और कहीं और अपना भविष्य सुधारने का वो प्रयास करती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, और अंत तक वह उसकी प्रतीक्षा, अपने पति की प्रतीक्षा करती रही, और उसका पति अंततः लौट आता है। उसका पति अंततः लौट आता है और उनका मिलन होता है। यह जो एक सुखद बात इस उपन्यास में है कि एक दाम्पत्य जीवन में जो समर्पण की भावना पति पत्नी में होनी चाहिए, एक उसमें से पथभ्रष्ट होने के बावजूद वो लौट आता है। हो सकता है कि वो कहीं और किसी महिला के संपर्क में नहीं आया है, और वह रोजगार के लिए या किसी बात के लिए गया है, और पत्नी उसकी प्रतीक्षा करती है, और वो लौट आता है। लौट आने के बाद फिर इनका जीवन जो है, दाम्पत्य जीवन, आपस में ये मिलकर के लोग बिताते हैं। यह पूरी कहानी है।
और इसमें आपको जो प्रश्न आएंगे, मैंने कल आप लोगों को बताया था कैसे तैयारी करनी है। 3 साल के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से। हाँ, डाउनलोड करके हाँ, तो 3 साल के प्रश्न पत्र आपके 6 प्रश्न पत्र हो गए। उनमें अलग अलग जितने, मतलब एक उपन्यास के बारे में जितने प्रश्न हैं उनको लिख लेंगे। दूसरे उपन्यास के बारे में जितने प्रश्न पत्र हैं, प्रश्न आए हैं, उनको अलग से लिख लेंगे। मतलब एक विषय पर जितने प्रश्न हैं, संक्षिप्त टिप्पणी हो चाहे कैसा भी प्रश्न हो, उसको एक उसकी लिस्ट बना लेंगे। उसकी सूची बनाकर उन प्रश्नों के उत्तर आप वीडियो देखकर और नेट में सर्च करके, जो विकिपीडिया में मिलेगा, और मेरे जैसे जो लोग हैं, कई लोग अपना अपना जो लिखकर ब्लॉग बोलते हैं उसको, पीडीएफ रचनाएं मिलती है ना, ब्लॉग जो लिखते हैं वो उसमें आपको मिलेंगे। उनको डाउनलोड करके पढ़िए। पढ़ करके चाहे उसमें आप नकल उतारिए, कोई बात नहीं, नकल उतार सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए। अपने नोट्स बनाकर जब आप उसका अध्ययन करेंगे, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। क्योंकि आपने मान लो 2-3 ब्लॉग, विकिपीडिया, उसमें आपने इसको भी पढ़ा, उसको भी पढ़ा, उसको भी पढ़ा ना, वीडियो देखे, तो जितनी बार आपने पढ़ा उतनी बार आपका रिवीजन हो गया और आपने उसका सारांश, अपना नोट्स बनाया। आपको परीक्षा में जाने के लिए और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप जब असाइनमेंट लिखते हैं, हाँ, मैं देखता हूँ विद्यार्थी, हमारा जो बड़ा ग्रुप है उसमें बोलते हैं भाई किसी के पास सॉल्व्ड असाइनमेंट है, शेयर कर दो, शेयर कर दो। कोई खरीद लेते हैं बेचने वालों से। तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर वो ज्ञान स्वयं बैठ जाएगा। और जो उत्तर लोग खरीदते हैं या नकल उतारते हैं, उससे बहुत कई गुना बढ़िया आपके नोट्स होंगे। आप उसी को असाइनमेंट में अपने नोट्स को उतार दीजिए, बाहर से नहीं लेकर के अपने नोट्स को उतार दीजिए। तो क्या होगा? किसको अधिक नंबर मिलेगा बताओ? किसको मिलेगा? जिसने खरीदा हुआ नकल किया है उसको मिलेगा, या जिसने नोट्स खुद बनाए हैं उसको मिलेगा? आप लोग सुन रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो मैं जो तरीका बताता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण छोटा सा दूंगा मेरे जीवन का। हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे उस समय प्राइवेट लेखक लोगों की किताबें चलती थी, बोर्ड ऑफिस किताब नहीं छापता था। तो इतिहास की पुस्तक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सारी किताबें प्राइवेट ऑफिस की थी, भूगोल सब। तो
हमारे हमारे विद्यालय में जो इतिहास की पुस्तक थी उसके लेखक थे हनुमत दास, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं उड़िया के, उड़ीसा के। हम लोग उड़िया में पढ़े हैं, उड़िया स्कूल में। तो उसमें रजिया सुल्तान के बारे में 3 पंक्तियां थी। रजिया सुल्तान जानते हैं ना, मात्र 3 पंक्तियां थी। तो मैंने तो देखा कि 3 पंक्तियां, ये तो रजिया सुल्तान मुसलमान समाज में तो नारी की स्थिति बहुत खराब है, और रजिया सुल्तान लड़की होते हुए भी जब उसका पिता इल्तुतमिश की मौत हो जाती है, उसके बाद वो रजिया सुल्तान सम्राट बनती है, तो उसके सभासद वगैरह उससे विद्रोह करते हैं। फिर वो हिम्मत करके एक कृत दास से शादी कर लेती है। तो इतना बड़ा जो चरित्र है वो तो जरूर एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। मेरे बचपन में ऐसे मेरा दिमाग चलता था। और क्या 3 पंक्तियां लिखूंगा उसके लिए? ये कम से कम 5 प्रश्नों का तो 5 नंबर का तो शॉर्ट नोट आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होने से शॉर्ट नोट तो जरूर आएगा। तो 3 पंक्तियां लिखेंगे क्या? मैंने क्या किया, पिताजी की किताबें इधर से उधर से, हमारे तिजोरी थी उसमें किताबें पढ़ी, सब निकाल निकाल के अच्छी किताब थी पटना यूनिवर्सिटी, उनको निकाल के डिक्शनरी में नोट्स बनाया। और में प्रश्न आया टेस्ट परीक्षा में, 3 प्रश्न लिखे थे, तो टीचर ने मुझे 0 दिया। जब सर इसमें 0 कैसे दिया, मैं गलत है उत्तर। मैंने मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण के तौर पर मैंने दिया है कि टीचर ने कहा कि मैं 0 इसलिए दिया हूँ कि 5 नंबर के लिए तुम 3 प्रश्न लिखोगे, तो 15 नंबर के लिए कितने प्रश्न लिखोगे, 100 अंकों के लिए कितने प्रश्न लिख सकोगे? तुम्हारे हाथ में 2 घंटे ही तो हैं, इसलिए 0 दिया। ले ला खाता ला, मैं तुझे 5 का 5 दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि आपके अंदर ये रिसर्च की भावना होनी चाहिए। आगे चलकर आप पीएचडी करेंगे, कैसे रिसर्च करेंगे? यही है रिसर्च। अलग अलग किताबों में कौन कौन क्या क्या लिखा है, सबको संग्रह करते हैं। फिर आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? उनमें से किससे आप एकमत हैं, किससे आप एकमत नहीं हैं? आप उसको सजाकर लिखेंगे कि ये ठीक लगता है या गलत लगता है। वो हो गया आपका पीएचडी थीसिस। ठीक है, तो अभी से अभ्यास कीजिए, परीक्षा की तैयारी करनी है। आपकी किताब आई हो चाहे ना आई हो, वो किताबें भी आपके वेबसाइट में सारा उपलब्ध है। इसमें इग्नू की वेबसाइट में आप एमएचडी में जाएंगे, ज्ञान कोश या कुछ है उनका वेबसाइट में एक पोर्टल है, हाँ, उसमें क्लिक करेंगे तो वो मिलेगा, तो सारा डाउनलोड कर लीजिए। उसको ब्लॉग समझ लीजिए, ये एक ब्लॉग है। फिर नेट में और तो जो अलग अलग लेखकों का मिलता है, अलग अलग वीडियो मिलते हैं। एक ही विषय पर आप कई वीडियो कई ब्लॉग्स देख लीजिए, देख के उसमें से देख देख के उतारिए, नकल उतारिए। कोई जरूरत नहीं है मन से लिखने की, रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। नकल उतारते उतारते भी वो पूरा जो पाठ है आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है बताओ? इसमें हेलो सर, सारे नमस्ते। सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही।
सर आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रहा है। अब वो नेट का घंटा डेढ़ घंटा के बाद नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। सुनाई सुनो। सर अप डाउन हो रहा है आपकी आवाज।
सर और क्लास नहीं लेंगे क्या? मालूम नहीं सर। आप लोग सब कहाँ के हो? हेलो। जी, मैं बोकारो की हूँ। कहाँ पर? बोकारो पटरवार सुने हैं? नहीं नहीं, आप उड़ीसा के या उड़ीसा के बाहर? मैं बाहर हूँ, पर बोकारो की बोली तुम्हें। जी जी। और ठीक है ठीक है। और आप कहाँ के हैं? मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा के कहाँ पर? उड़ीसा कटक से। कटक से। हम्म। आप लोग सब उड़ीसा के बाहर बाहर के स्टेट से हैं? नहीं, मैं भी उड़ीसा से हूँ, गंजाम से। पंजाब से ना? अच्छा अच्छा ठीक है। आपका बुक आ गया इग्नो का? हाँ, अब 2 आ गया? महीने पहले। ओहो। हाँ, मेरा तो नहीं आया है अभी तक। बहुत लेट से आता है। अच्छा अच्छा, मैं भी लेट में एडमिशन किए, जुलाई के लास्ट में, इसीलिए देर हो रही है। अभी 2-3 दिन के पहले कॉन्फर्मेशन लेटर आया, जो मेल में। अच्छा। देर से आएगा। सर नहीं आएंगे शायद, 8 तो बज गए हैं। आठटा ଯାଏଁ ରହିଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। हम्म। 8ଟା ଯାଏଁ ରହିଯିବା, ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। लेफ्ट ही जाओ, 8टा, 8टा बजता है तो 5 मिनट ଅଛି। ହଁ, 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା, ପରେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯିବା। ठीक ଅଛି। आप लोग हिंदी से बोलिए ना, मेरे को आपकी बातें नहीं समझ में आई। ठीक है ठीक है, लेकिन आज के बाद देखेंगे। सीमा जी, आप असाइनमेंट लिख लिए हैं क्या? मैं नहीं लिखी हूँ, बना रही हूँ। सिर्फ MSD 2 का मेरा कंप्लीट हुआ है। अच्छा। आप लोग सब उड़ीसा के ही हो? हाँ, हम दोनों तो उड़ीसा से ही है। आपने कब एडमिशन किया था? हमारा जुलाई। कंफर्मेशन में हुआ था। क्या बोले? हमारा कंफर्मेशन जनवरी में हुआ था। अच्छा, मेरा भी वही हुआ था। अच्छा। वो आपका जनवरी। आपका जुलाई है ना अभी? हाँ, अभी जुलाई। आप जुलाई में एग्जाम दीजिएगा। तो मेरा एग्जाम कब होगा? सीमा जी। जुलाई वाले जुलाई में ही देंगे। सीमा जी, हाँ बोलिए। कंफर्मेशन लेटर एक जनवरी में आया था, फिर जुलाई में भी आया। अभी मेल में 2 बार आया है कंफर्मेशन लेटर। मेरा जनवरी में आया है। जनवरी में मेरा भी आया था, पर हाँ अभी क्लास स्टार्ट, हमारा जो क्लास स्टार्ट हुआ ना, हाँ। उसके जो क्लास का सिलेबस आया, उसके पहले दिन ही वो कंफर्मेशन और लेटर आया। तो मैं समझ मेरे पा को है। तो हम लोग का एग्जाम पता है दिसंबर में होगा। हाँ हाँ, हमारा हम लोग का तो दिसंबर में होगा। हम्म। जी। आपने असाइनमेंट लिख लिए पूरा? नहीं, मेरा भी MST 2 का ही कंप्लीट हुआ है। लगता है सर अब क्लास नहीं लेंगे।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो हमें क्या अब लेफ्ट हो जाना चाहिए? ये 8 बज गए। बज गए। सब कोई तो चले गए, अब हम लोग क्या करें? हम लोग भी चले जाएं? हम लोग भी चले जाते हैं बस। हम मुझे लगता है सिर्फ हम दोनों ही बचे हुए हैं। हाँ, हम दोनों ही क्लास कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, तो बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू।